जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी थॉट क्वेश्चन। और ये दोस्तों बुक है दृष्टि आईएएस की। भारत एवं विश्व का भूगोल है। इसमें पूरी एनसीईआरटी दी हुई है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी है। इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल की आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आप हम सारे प्रश्न इसमें हल करने वाले हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये 6th क्लास है, 7th क्लास है। नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी इसमें दी हुई हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखते हैं 6th क्लास से। जो दोस्तों हमारा चैप्टर है 6th क्लास में, उसमें वो है सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। और सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम अच्छे से हल करेंगे। आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले चैप्टर को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ से हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। दोस्तों, खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी और उल्का पिंड, ये सब क्या है? अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? खगोलीय पिंड हैं। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों, यहीं पर हमारा अगला प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? दोस्तों, तारा किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंड होते हैं उसमें तारा भी है, जैसे सूर्य एक तारा है। तो आपको एक बात याद रखिए, जो तारे होते हैं उनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है। स्वयं की ऊष्मा होती है तो तारा कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्वयं की ऊष्मा नहीं है, वो सूर्य से ऊष्मा लेती है। तो पृथ्वी इसलिए ग्रह हो जाता है, सूर्य क्या हो जाता है? तारा हो जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जिनके पास अपनी स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो आप इस परिभाषा को याद रखिएगा। अगर आपका कथन आता है कभी आपकी परीक्षा में कि तारा क्या होता है, तो जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, आप याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें व्याख्या देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? दोस्तों, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो आप इनको याद रखिएगा, नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप इन्हें भली भांति याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? दोस्तों, अर्सा मेजर या फिर बिग बियर, इसका संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा, इसका संबंध है नक्षत्र मंडल से। आप याद रखेंगे दोस्तों, बिग बियर और अर्सा मेजर का संबंध नक्षत्र मंडल से होता है। आपको इसको भली भांति याद रखना है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है। याद रखिएगा दोस्तों, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है। तो हमें क्या याद रखना है? बिग बियर और अर्सा मेजर, ये दोस्तों नक्षत्र मंडल से इनका संबंध है। नक्षत्र मंडल, आप इनको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? दोस्तों, ग्रह ग्रह क्या कहा जाता है? जिनके पास स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है वो ग्रह कहलाते हैं। आप इनको याद रखिएगा। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। आपको ये सिंपल सी ये परिभाषा याद रखनी है। तारा वह होता है, अभी मैंने आपको तारे की बताई थी, जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश होता है, वो तारा हो गया। जिसके पास नहीं है वो ग्रह हो गया। तो सिंपल सी परिभाषा है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। आपको यहाँ पर एक शब्द याद रखना है, प्लेनेट, जो दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दोस्तों पृथ्वी क्या है, ग्रह है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो ये दोस्तों हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें ये तो ज्ञान है ही, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी क्या है, हमारा जो पृथ्वी है, दोस्तों ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, सत्य कथन पूछा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या गलत है क्या सही है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दोस्तों दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। दोस्तों ये सूरज है और इससे दूरी के बढ़ते हिसाब से हमें ग्रह का क्रम चुनना है। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण और वरुण। ये इनका क्रम हो गया। आप दोस्तों इनका क्या हो गया, क्रम। दोस्तों इनका क्या हो गया, ये हो गया क्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये इनका क्रम एकदम सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ये इनका सही क्रम हो गया। आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रहों के में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। दोस्तों आंतरिक ग्रह बताना है, तो अभी हम आपको आंतरिक ग्रह के बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये सूर्य है, यहाँ पर दोस्तों ये चार ग्रह जो आते हैं, यहाँ पर जो चार ग्रह आते हैं ये आंतरिक ग्रह होते हैं। कौन से ग्रह होते हैं दोस्तों, आंतरिक ग्रह। और ये इसके दोस्तों बाहर जो ग्रह रहते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये दोस्तों बाह्य ग्रह हैं। तो कौन कौन से आंतरिक ग्रह हो जाएंगे, बुध शुक्र मंगल और दोस्तों एक पृथ्वी। हमारी पृथ्वी ये क्या है दोस्तों, आंतरिक ग्रह है। लेकिन बृहस्पति ये क्या है, बाह्य ग्रह है। बृहस्पति कैसा ग्रह है दोस्तों, बाह्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 ये हमारा सही है। आप याद रखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर आंतरिक चार ग्रह आंतरिक है और चार ग्रह बाह्य है। तो दोस्तों बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। बाकी बचे हुए कौन से ग्रह हो जाएंगे, बाह्य ग्रह हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा इसकी व्याख्या के साथ। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए ग्रह में से कौन सा बाह्य ग्रह है। दोस्तों बाह्य ग्रह बताने अभी हमने आपको बताया था बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो बृहस्पति शनि और दोस्तों अरुण और वरुण ये चारों कौन से ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है दोस्तों, ये बाह्य ग्रह हैं। आप बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह याद रखिएगा। फिर देखिएगा दोस्तों इसकी व्याख्या, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। पृथ्वी दोस्तों बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों चारों ग्रह क्या हैं, बाह्य ग्रह हैं। चारों बाह्य ग्रह हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ गया हमारा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आसानी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला कथन है दोस्तों ए, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। दोस्तों एकदम सही है। दोस्तों क्या है, एकदम सही है। हम सभी को पता है कि जो बुध है वो सूर्य का सबसे नज़दीक वाला ग्रह है और इसका परिक्रमण काल कितना है दोस्तों, 88 दिन है। 88 डेज है इसका परिक्रमण काल, जो कि सबसे कम है। ये वाला एकदम सही हो जाएगा। क्यों, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। दोस्तों ये भी सही है। इसका परिक्रमण काल क्यों कम है दोस्तों, क्योंकि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि 88 दिन है। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। दोस्तों सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह पट्टी
ये इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच क्या पाई जाती है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। इधर हो जाएंगे हमारे आंतरिक ग्रह, ये हो जाएंगे बाह्य ग्रह, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी दोस्तों? क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह है? मंगल। और यहाँ पर कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ऑप्शन डी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। देखिए दोस्तों व्याख्या, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह की ही भाग होते हैं दोस्तों, जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पट्टी ये दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? दोस्तों सूर्य से सबसे दूर, तो अभी आपको बताया था, सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह स्थित है। कौन सा ग्रह स्थित है दोस्तों? वरुण। इसे हम कहते हैं नेपच्यून। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों व्याख्या, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति, पहले दोस्तों बुध है, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, अरुण, वरुण। ये दोस्तों ये क्या होगा? इनका क्रम हो गया। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो और सीरस व 2003 UV 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। दोस्तों दो कथन दे रखे हैं, यह हमें बताना है। पृथ्वी के आकार को भूआव जियोइड भी कहा जाता है। दोस्तों एकदम सही है दोस्तों, पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? भूआव या फिर जियोइड भी कहते हैं। पृथ्वी ध्रुवों की ओर थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। दोस्तों दोनों कथन सही है, और कथन एक ही कारण आर सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी को भूआव या फिर जियोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे जियोइड या भूआव कहते हैं, भूआव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहले इसकी व्याख्या देख लीजिएगा दोस्तों। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआव जियोइड कहा जाता है। भूआव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। तो दोस्तों ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? दोस्तों आप सभी को पता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की दिखाई देती है क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है? जल की उपस्थिति है, तो इसलिए नीले रंग की दिखाई देती है। तो हरे रंग की नहीं दिखाई देती है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, ये भी गलत है दोस्तों। जो पृथ्वी का हरा रंग तो है ही नहीं पृथ्वी का, लेकिन नीला रंग है वो पृथ्वी का दोस्तों जल के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? जल के कारण। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत हो जाएगा? दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो हमारे कथन सत्य हैं। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? दोस्तों सौरमंडल में हमारे ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, उल्कापिंड पाया जाता है, और एक सूर्य है हमारा। क्या है? सूर्य है। तो हमारा चारों से मिलकर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी। उपयुक्त सभी सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। जो सूर्य का खिंचाव है दोस्तों, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, एकदम सही है दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि जो हमें दोस्तों ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, वो सूर्य से मिलता है। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा दोस्तों।
सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। दोस्तों सौरमंडल का जो ग्रह हैं जैसे कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उनके दोस्तों जो जो रास्ते हैं वो किस प्रकार फैले हैं, तो उनके रास्ते दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार उसमें फैले हुए, दीर्घ वृत्ताकार में इस प्रकार से फैले हुए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। दोस्तों जुड़वा ग्रह पृथ्वी का किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास के पृथ्वी के लगभग समान होता है, लगभग बराबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह तो दोस्तों वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह तो दोस्तों बृहस्पति है। क्या है दोस्तों? बृहस्पति। सबसे छोटा क्या है? बुध है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति एवं बुध। हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से वे 2 ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। दोस्तों विपरीत दिशा में परिक्रमण काल है। तो कौन कौन से याद रखिएगा दोस्तों, आपको याद रखना है, वो है शुक्र और यूरेनस। इनका परिक्रमण काल दोस्तों क्या है हमारा, दोस्तों इनका परिक्रमण काल क्या है? उल्टी दिशा में है अन्य ग्रहों की तुलना में। देखिए दोस्तों इनका परिक्रमण काल कैसा है। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में दोस्तों इस प्रकार से क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कैसा हो जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से। ये दोस्तों बाकी ग्रह जो 6 ग्रह हैं वो इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न इसमें क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। दोस्तों क्या है? छल्ले हैं। एकदम दोस्तों सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। दोस्तों ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो प्राकृतिक उपग्रह किसके पास नहीं है दोस्तों? बुध के पास। और किसके पास? बुध के पास। और ये दोस्तों हमारे किसके पास नहीं है? शुक्र के पास। दोस्तों बुध के पास और शुक्र के पास क्या है? एक भी चंद्रमा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी, 1 और 3। बुध और शुक्र के पास क्या नहीं है दोस्तों? कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं। दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है सर्वाधिक? तो याद रखिएगा दोस्तों वो है बृहस्पति के पास। बृहस्पति के पास सर्वाधिक है। देखिए दोस्तों, शनि के चंद्रमा की संख्या 62 है। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या दोस्तों 69 है। मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है। और यूरेनस की चंद्रमा की संख्या दोस्तों कितनी है? 27 है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन सत्य है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों एकदम सही है। देखिए दोस्तों ये सूर्य है और ये पृथ्वी है।
तो इसकी भी परिक्रमा करता है, साथ ही साथ जैसे जैसे पृथ्वी घूमती हुई जाती है तो इसकी भी परिक्रमा करता हुआ जाता है, जैसे कि चंद्रमा। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। जो पृथ्वी के उपग्रह हैं दोस्तों और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक। दोस्तों कथन एक सत्य है। देखिए दोस्तों व्याख्या देखिए, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दोस्तों साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, अतः कथन एक सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 1/4वां है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, अतः दूसरा कथन क्या है हमारा? असत्य है। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम आगे से यहाँ से प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। हम अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।